morning. All you are happy. So let's start the video. आज मैं इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के ईव पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ये इस टॉपिक पे मतलब यही पूरे चैप्टर में बताया गया कि कैसी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, लोगों की कंडीशन, इसमें सब कुछ बताया गया। यहाँ से नाम से पता लग रहा है इंडियन इकोनॉमी, समझ आई। इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पे कैसी थी हमारी इकोनॉमी। तो देखो, हमने इस वीडियो में हमने ये टॉपिक्स हैं: लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। हमने सिर्फ इतने टॉपिक्स को कवर कर रखा है इस वीडियो में। और डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमारे पास जो भी इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिसीज़ हैं यहाँ की, या फिर कुछ भी है, बिल्कुल नया क्रिएटेड नहीं है। इसका कहीं ना कहीं जो रूट है वो ब्रिटिश राज वाले टाइम का ही है, ठीक है। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी जो है इनहेरिटेड है फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947 में, ठीक है। जो 1947 में हमने स्टार्ट करी थी अपनी चीज़ें बनानी, तो टोटली हमने क्रिएट नहीं करी है, कुछ ना कुछ पहले से ऑलरेडी मतलब हो रहा था, तो उस चीज़ को हमने इसमें इंक्लूड करा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की उस टाइम पे, तो जो ब्रिटिश रूल थे ना, वो पूरे मतलब ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी सेल्फ सस्टेनिंग थी, मस्त एकदम सब कुछ। मतलब जीडीपी उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन अगर जीडीपी हम देखें तो उस टाइम पे बढ़िया थी। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट मार्केट था हमारा, ठीक है। सिल्क का, कॉटन का, स्टोन्स का, स्पेशल स्टोन्स होते थे, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में बढ़िया अच्छा खासा चल रहा था। एग्रीकल्चर का भी चल रहा था, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स का भी। और हम जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनका सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कुछ तो चल ही रहा था। एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें जो हैं हम क्या करा करते थे, फिनिश्ड गुड का करा करते थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो ये फिनिश्ड गुड लेके आते थे हमारे वहाँ, और जो रॉ मटेरियल्स थे वो लेके जाते थे, उसका एक्सपोर्ट होता था। हम इम्पोर्ट किस चीज़ का करने लग गए थे, फिनिश्ड गुड का। तो आप भी देखते हैं, सब समझ आएगा धीरे धीरे। इंडियन मार्केट का ये पूरा ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल था ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी एंड ब्रिलियंट क्राफ्टमैनशिप। हमारे वहाँ की क्राफ्टमैनशिप मतलब A1 क्लास की है, ठीक है। लेकिन अभी हम खुद भी उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमें खुद बाहर की चीज़ें, वेस्टर्न चीज़ें पसंद आ रही हैं, लेकिन हमारी जो थी ना चीज़ें क्राफ्ट वाली, जो अभी यहाँ पे हमने इमेज में देखी, ये जो कपड़े बना करते थे, ये फिर ये सारी चीज़ें, हम इनको खुद पूछ नहीं रहे, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस चीज़ें थी, ठीक है। अभी हम सब कुछ वेस्टर्न, कोरियन, इन सब से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो हमें भी ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें अपने इंडिया के कल्चर को सेव करके रखना चाहिए। जो कॉलोनियल इकोनॉमिस्ट थे, जो ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फोकस करा किस चीज़ पे, गेनिंग हाई इंटरेस्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदा कर सकते हैं, तो इस चीज़ पे फोकस करा। और वैसे भी उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा था ब्रिटेन में, ठीक है। तो उनको इम्पोर्ट के लिए मतलब इम्पोर्ट कह रही हूँ, रॉ मटेरियल के लिए जगह चाहिए थी उनको। इंडिया से रॉ मटेरियल एकदम बढ़िया सस्ते में मिल जाता था, तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आ रखा था, तो हमारे वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते, और हमारे वहाँ उनको मार्केट भी तो चाहिए था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उनको रॉ मटेरियल भी मिल गया, मार्केट भी तो चाहिए था, तो उन्होंने इंडिया को चूज़ करा मार्केट के लिए। तो अब एकदम उल्टा हो गया, हमारा क्राफ्टमैनशिप वाला जो है एकदम बढ़िया चल रहा था, बहुत फेमस है, तो इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और अपने फिनिश गुड्स यहाँ लाने लग गए इंडिया में, और ठीक है। और इंडिया से बाहर क्या ले जाने लग गए, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ी सारी चीज़ें करी थी। अब एक पहली बात तो इन्होंने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था, जैसे टी, कॉफ़ी हो गया, जिस चीज़ की या फिर इंडिगो हो गया, इंडिगो की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में फॉर कलरिंग, ठीक है। तो उन्होंने कॉमर्शलाइज कर दिया इंडिगो, और टी, कॉफ़ी का प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है। जिस जिस चीज़ से मतलब फ़ायदा हो रहा था उनको, उस चीज़ की खेती कराने लगे वो लोग। और चावल, गेहूँ, आटे, इन सब की
आटा तो नहीं, मतलब वीट, राइस, इन सब की खेती कम हो गई, पैडी वगैरह की, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो गई उनके टाइम पे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें सिर्फ, तो हमने अभी देखा था ना हम क्या क्या पढ़ने वाला, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। तो लो प्रोडक्टिविटी हो रखी थी इस टाइम पे एकदम, जिसकी वजह से कि आउटपुट भी बहुत कम आ रहा था। बहुत ज़्यादा वास्ट लैंड होने के बावजूद भी उस टाइम प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करा करते थे। फार्मर्स के बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए था। उस टाइम पे ये ज़मींदारी सिस्टम भी आ गया था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार फार्मर्स को जितना लूट सकते थे उतना लूटते थे। उनको कुछ मतलब फार्मर्स की कंडीशन एकदम बदतर से बदतर हुए जा रही थी। ज़मींदार सारा का सारा खेत जो है ना, ये ज़मींदार के हाथ में आ गया था। फार्मर्स का कुछ लैंड नहीं बचा था और उनसे हाई रेवेन्यू लिया करते थे। रेवेन्यू और 3 चीज़ें चला करती थी देखो। एक तो ये इनसे फार्मर से लेते थे पैसे, और गवर्नमेंट को ये देते थे। उनको खुद गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना होता था, तो ये चीज़ें वो देते थे गवर्नमेंट को पैसे। लेकिन फिर भी ज़मींदार जो होते थे उनको बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि फार्मर्स को वो लिमिटेड चीज़ें देते थे। बस खाने पीने का जो उनका वही बहुत है, या फिर वो भी नहीं, बस वो अपने बारे में देखा करते थे। वो सारा अनाज, पैसा मोस्टली सब ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। उस टाइम गवर्नमेंट ही ब्रिटिशर्स की हो रखी थी, ठीक है, तो उनके पास जा रहा था। लो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वल्नरेबिलिटी भी हाई हो रखी थी। मतलब कि जैसे पानी वगैरह के लिए, इरिगेशन के लिए फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल खेत में फार्मर्स के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। उनके पास जो पैसा आता था वो अपने वॉर्स में लगाते, अपने वहाँ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो वहाँ पे पैसे लगाते फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इंडियन पर्सनस के लिए कुछ ये नहीं करते थे। जो होता था सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते थे, ठीक है। और सिर्फ बारिश के पानी पे ये लोग डिपेंडेंट थे और कुछ नहीं, मतलब इनके पास कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं था। तो यहाँ से अगर क्रॉप कम आया तो इन्हें और भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और नेक्स्ट एक वेज था ओनर्स और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। मतलब ओनर्स ऑफ लैंड जो हैं और ये टिलर्स, ये सिर्फ उस पर काम करते थे। इनके पास खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी। इनकी सारी लैंड वगैरह सब कुछ ज़मींदार के पास चली गई थी। जब नेहरू गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूट करा सबसे पहले तो सबको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की ये कंडीशन हो रखी थी उस टाइम पे। और खेतों को बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे भी बांट रखा गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस कह लो, स्टैग्नेशन, दोनों ही आ रखी थी, ठीक है। हम इस चैप्टर में बेसिकली देखिए क्या रहे हैं, मतलब एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ उस टाइम पे स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन मतलब एकदम ठहरावपन, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और साथ ही बैकवर्डनेस आई जा रही थी। हमारी इकोनॉमी जो है इतनी बुरी थी नहीं जितनी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो बन गई थी। पुअर कंट्री बन गई थी वो, इतनी पुअर थी नहीं वो, ठीक है। एक रिच कल्चर था, ठीक है। और हमारे अब हमने देखा है कि क्राफ्टमैनशिप की डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पुअर था नहीं जितना वो बन गया था। और किसानों की जो लिविंग स्टैंडर्ड तो इनके पे सूट ही नहीं कर रहा। उनको सही से खाना पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो बैकवर्डनेस भी आ रखी थी, स्टैग्नेशन भी आ रखी थी। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, क्योंकि हमारे वहाँ क्राफ्टमैनशिप चलती थी, उसको पूरा बंद करवाया गया। बंद क्या करवाया गया, हमारे वहाँ जो क्राफ्टमैनशिप थी उसकी कॉस्ट हाई थी थोड़ी, ठीक है। इतनी मेहनत लग रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी महंगी थी। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा था ब्रिटेन में, तो वहाँ से ये सस्ते चीज़ें लेके आते थे। सस्ते कपड़े हो गए, सस्ती जो गुड्स हो गई और बाकी की यूजेबल, वो लेके आते थे इतनी सस्ती कि लोग उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होने लगे। इंडियंस खुद भी उन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होने लग गए, उन चीज़ों के लिए। सस्ती थी एक तो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो हमारा मार्केट था वो एकदम ख़त्म हो गया। तो एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो था उसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ये मेन चीज़ है। जो टैरिफ्स और वो कोटा होते हैं, ये तो मैंने पढ़ा रखे वीडियोस में। अगर पीछे की वीडियोस देखोगे आप तो मिल जाएगा, इस चैनल पे है। टैरिफ के बारे में, कोटा के बारे में हर चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ से देखना।
टैरिफ कोटा इन लोगों ने ना अपने प्रोडक्ट्स जो थे उस पर बिल्कुल ज़ीरो कर रखे थे, लेकिन जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह वाली चीज़ें थी, उन पे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी। ठीक है, तो उसको कोई लेता ही नहीं था। बाहर जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा, तो वो बहुत महंगा हो जाता था, तो उसको कोई लेता ही नहीं था। और बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, उस पर जीरो टैक्स था, बिल्कुल कुछ नहीं था टैरिफ वगैरह। और इंपोर्ट करते थे इंडिया में क्या, फिनिश्ड गुड्स, कपड़े वगैरह। ठीक है, तो उस पर भी कोई टैरिफ नहीं था। तो इसकी वजह से भी हमारी मार्केट उनका हो गया था पूरा। वो जो चाहते थे उनके अकॉर्डिंग हो गया था, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बैकवर्डनेस आई जा रही थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे। पहले प्रिंसली कोर्ट्स हुआ करते थे जो कि नवाब्स वगैरह के हो गए, राजाज, प्रिंस, ये लोग थे, वो एम्परर थे, रूल करते थे। और वो हैंडीक्राफ्ट्स को या फिर जो डोमेस्टिक क्राफ्ट्स हैं उनका पूरा इंटरनेशनल रेपुटेशन वगैरह बना रखा था। ठीक है, और लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करते थे जितना ये लोग करते थे। ठीक है, तो उसको भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, मेड प्रोडक्ट्स, जो मशीन मेड गुड्स थे उनसे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये बात हो गया। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड के पैटर्न्स चेंज हो रखे थे पूरे। वही जो उनका ब्रिटिशर्स जो गुड्स लेके आते थे उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और इंडियन गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ गया था। इंट्रोडक्शन टू रेलवे इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये एक चीज़ जो है अभी तक चल रही है हमारी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये भी हमारे लिए नहीं करा था इन लोगों ने, वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करा था। उनको ले जाना चीज़ें, यहाँ पूरे मार्केट को कवर करना था अपने गुड्स से, ब्रिटिश गुड्स से। तो उसके लिए इन्होंने रेलवे करा। इन्वेंशन नहीं, उसको यहाँ पे लेके आए ताकि पूरे इंडिया में अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ सोच करके नहीं करा कि इंडिया को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज़ हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हम जो थे प्राइमरी गुड्स के नेट एक्सपोर्टर बन गए थे और फिनिश्ड गुड के इम्पोर्टर्स बन गए थे। प्राइमरी गुड्स का हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो रहा होगा ना, तो पैसे कम ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी गुड्स बहुत सस्ते होते हैं। फिनिश्ड गुड्स, मान लो प्राइमरी गुड 10 रुपये का है, तो जो फिनिश्ड गुड होगा वो 40 रुपये का होगा। तो 40 रुपये की चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 रुपये की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात तो है कि सरप्लस हो रखा था ट्रेड में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन प्राइमरी गुड्स के हो रहे थे। ठीक है, और वो सरप्लस भी हमारे बेनिफिट्स के लिए नहीं हुए थे, कुछ हमारा उसमें बेनिफिट था ही नहीं। वो सारा जो भी सरप्लस आता वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी अपने कामों के लिए, यूज़ करती, जो वॉर्स वगैरह होते थे उसके लिए यूज़ करती। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि फार्मर्स के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, तो वापस से एक वॉशन सी कंडीशन आ गई, बैकवर्डनेस आई। ठीक है, स्टैग्नेशन तो है ही, और मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स वो चाहते थे वही होता था, हमारे गुड्स का जो क्राफ्ट्स वगैरह थे उनके नहीं होते थे एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उस पर हाई एक्साइज ड्यूटी लगती थी, टैरिफ्स, कोटाज लगते थे, और उनके वाले बिल्कुल फ्री थे। तो उसमें फॉरेन ट्रेड में भी पूरी उनकी मोनोपोली चल रही थी। तो इतनी चीज़ें समझ आई। अब हमारे पास बचती हैं सिर्फ दो टॉपिक्स, और वो क्या क्या हैं। फॉरेन ट्रेड हमने देख लिया, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में जो चीज़ें समझ नहीं आई होंगी मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको वापस से बता दूँगी। मेरे साइड से इतना ही अभी के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, चीज़ समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बाय।